तो पिछली क्लास में हम लोगों ने आपके निसाब में शामिल पहले बाब 1261 हिजरी में दहली का एक मुशायरा, इसके पहले हिस्से यानी कि तमहीद के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। मैंने बताया कि ये जो है ये मज़मून मुकम्मल 5 हिस्सों पर है। तमहीद, तदबीर, ये 2 हिस्सा आपके निसाब में है। उसके बाद है तरतीब, फिर है तकमील और फिर है तकदीर। ये 3 हिस्से नहीं हैं। मुकम्मल करीब 80वीं सफ़ा पर ये मज़मून है, तो उससे 2 आपके निसाब में लिया गया है। तो हम लोगों ने कल तमहीद के हिस्सा को पढ़ लिया था। तमहीद में आप लोगों को जैसा कि कल बताया गया है और आप लोगों ने भी अभी बताया कि आप लोगों ने क्या समझा है, मैं ज़रा सा उसे समझा दूं कि तमहीद के हिस्से में फ़रहतुल्लाह बैग ये बताने की कोशिश करते हैं कि इंसान के जहन में बेशुमार ख़यालात होते हैं, लेकिन उन ख़यालात को अमल में लाने के लिए किसी ज़ाहिरी सबब या वजह की ज़रूरत होती है। जैसा कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग मिसाल देते हैं, उनके जहन में एक बात शुरू से थी कि शायरों की तस्वीर बनाई जाए, लेकिन वो नहीं बना पाते हैं, कोई वजह नहीं मिलती है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब उन्हें पुराने कागज़ात में मोमिन ख़ान मोमिन की एक तस्वीर मिलती है, और उसके बाद जो है उनके जहन में ये बात आती है कि जिस तरह से मोमिन ख़ान मोमिन की कब्र को लोग भूल गए हैं, सिवाय मेरे किसी को पता नहीं है, तो ये ऐन मुमकिन है कि आइंदा वक्त में लोग ये भूल जाएं, आने वाली नस्लें ये भूल जाएं कि दिल्ली के जो उस वक्त के जो शोराए उर्दू थे, उनकी तस्वीर कैसी थी, उनकी वज़ह कता कैसी थी, वो किस तरह से चलते थे, तौर तरीका कैसा था, किरदार कैसा था, बातचीत करने का तरीका कैसा था, ये कहीं भूल ना जाए, इसलिए वो उस वक्त के शायरों की तस्वीर बनाना चाहते हैं। अब जब उनके जहन में ये बात आ गई कि लोग आने वाली नस्लों को इन शोरा से मुतारुफ़ कराने के लिए मुझे इस तरह एक कलमी तस्वीर का खाका बनाने की ज़रूरत है, तो उनके जहन में फिर सवालात उभरने लगे कि आखिर ये किस तरह से मुमकिन हो सकेगा। क्योंकि अब 13वीं सदी में हमें उर्दू का पहला शायर दिखता है जो कि अमीर खुसरू है, वहाँ से लेकर के 19वीं सदी तक काफ़ी तवील हो जाता, काफ़ी ज़ख़ीम किताब हो जाती। तो उनके जहन में ये बात थी कि हर अहद के शायरों को किस तरह से लिखा जाए। फिर उन्हें अमीरुल्लाह तस्लीम का एक शेर मिलता है, और उसके बाद वो ये समझ जाते हैं कि नहीं, दिल्ली का जो आखिरी वक्त है यानी कि 1857 की जो बगावत होने वाली थी, उससे पहले का जो वक्फ़ा था, जब उर्दू बस ख़त्म होने से पहले के वक्त में थी, क्योंकि 1857 में बगावत होती है और उसके बाद उर्दू के साथ मुसलसल नाइंसाफ़ी होती है। तो उससे जस्ट पहले 1857 की बगावत होने से 10 साल पहले का मामला है, जब दिल्ली में मुशायरे हुआ करते थे, और उनका ज़िक्र मिलता है इन्हें मोहम्मद ये क्या नाम है, करीमुद्दीन, मौलवी करीमुद्दीन की किताब तबक़ातुश शोराए हिंद में उनको तबक़ाए शाहरुम में एक मुशायरे का पता मिलता है, और मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने शोराए महफ़िल जो नए रंगे ख़याल में जो उन्होंने लिखा है, इन दोनों को मिला करके फिर वो सोचते हैं कि दहली के आखिरी वक्त के शायरों की तस्वीर इस तरह खींची जाए कि तमाम को एक मुशायरे में बिठा दिया जाए और उन तमाम की तस्वीर खींच दी जाएँ। वो ये भी बताते हैं तमहीद के हिस्से में कि मेरे जहन में ये बात आई और मैं इसे तरतीब दे रहा हूँ, लेकिन जो माखज़ है, जो मैंने लिया है पैटर्न को, वो मौलवी करीमुद्दीन से लिया है। मौलवी करीमुद्दीन चूँकि वो मुशायरा कराया करते थे, वो मुशायरे के रूह रवां थे, नाज़िम मुशायरा थे, तो तमाम क्रेडिट उनको जाना चाहिए। हाँ, उनका जो मुशायरा हुआ करता था वो महदूद हुआ करता था। यहाँ जो मुशायरा जो आपके निसाब में है 1261 हिजरी का एक मुशायरा, तो इस मुशायरे में जितने शायर आएंगे वो उसके मुकाबले में ज़्यादा हैं, क्योंकि इनको तो शायरों की तस्वीर पेश करनी थी, बस पैटर्न लेना था वहाँ से। और उसके बाद ये कहते हैं कि अगर आपको पसंद आ जाए तो अच्छी बात है, अगर पसंद ना आए तो आप जो है बुरा भला अगर आपको कहना हो तो मौलवी करीमुद्दीन को कहिएगा, और अगर आपको लगता है कि मिर्ज़ा साहब ने बात अच्छी पैदा की है तो उसके लिए दाद दे दीजिए, और आपको लगता है कि ख़राब है तो फिर आप ख़ुद जो है ये काम अंजाम दीजिए, और उसके बाद तमहीद का हिस्सा ख़त्म हो जाता है। वाज़ेह है? यस सर। एकदम क्लियर। चलिए, अब हम लोग तमहीद का हिस्सा पढ़ चुके हैं। तमहीद में कहाँ कहाँ आप लोग को अंडरलाइन करना था ये आप लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग शुरू करेंगे तदबीर के हिस्से को। ये दूसरा हिस्सा है तदबीर, ठीक है। अब तदबीर के हिस्से को हम लोग पढ़ते हैं। किताब आप लोग के सामने है,
यस सर। तदवीर का जो हिस्सा है उसका आगाज़ होता है हवस को है नशाते कार क्या क्या, न हो मरना तो जीने का मज़ा क्या। ये मिर्ज़ा गालिब का शेर है। और मिर्ज़ा गालिब के इस शेर का जो एकदम आप ऊपर ऊपर से मीनिंग ये समझिए कि अगर इंसानों को मरना ना हो तो फिर जीने का मज़ा ही नहीं रहेगा। अब मान लीजिए अगर आपको ये पता चल जाए कि आप ज़िंदगी भर नहीं मरेंगे तो आप सोचिए क्या ही मज़ा रह जाएगा। हाँ, इंसानों को पता होता है कि भाई हम 60 साल 70 80 साल में मर जाएंगे, तो ज़िंदगी जीने के पीछे लगा रहता है कि हाँ ये ख्वाहिश पूरी करेंगे, ये ख्वाहिश पूरी करेंगे, ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, जीने का एक मज़ा लेता है। लेकिन अगर पता हो कि नहीं आपको मरना ही नहीं है तो मज़ा नहीं आता है ना। यस सर। हाँ, तो ये गालिब का ये शेर है, इससे आगाज़ किया जाता है। याद रखिएगा, हो सकता है कि आपके इम्तिहान में ये पूछा जाए कि तदबीर का हिस्सा किसके शेर से शुरू होता है। बताइए आप लोग फटाफट। मिर्ज़ा गालिब के शेर से, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि इस तरह सवाल हो जाए कि हवस को है नशाते कार क्या क्या, ना हो मरना तो जीने का मज़ा क्या। ये किसका शेर है? अच्छा, मैं आपको बता दूं कि तमहीद के हिस्से में जो मुतकल्लिम है वो कौन है, बताइए। तमहीद के हिस्से में मुतकल्लिम कौन है? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग, ठीक है। हाँ, अगर मान लीजिए ये जैसे तमहीद का हिस्सा है, यहाँ से कोई भी एक जुमला ले लीजिए, जैसे लीजिए अब मौलवी करीमुद्दीन साहब की जौन में हाजिर खिदमत होता हूँ। अगर ये जुमला ले ले और आपसे पूछे इम्तिहान में कि इस जुमले का मुतकल्लिम कौन है, तो क्या लिखेंगे? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग। हाँ, तमहीद के किसी भी हिस्से का जो मुतकल्लिम है वो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग है, लेकिन तदवीर के हिस्से का जो मुतकल्लिम होगा वो कौन होगा? करीमुद्दीन, ठीक है। देखिए जैसे शुरू कर रहा है, मेरा नाम करीमुद्दीन है। अब ये तमाम बातें लिख तो रहे हैं मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग, मुसन्निफ़ तो वो हैं, लेकिन मुतकल्लिम कौन है? मुतकल्लिम यानी कि अब यहाँ से आप जो भी पढ़ेंगे, यहाँ पे बात करने वाला आपके सामने में कौन है? मौलवी करीमुद्दीन। अब मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग को यहाँ पे भूल जाइए, ठीक है ना। यस सर। हाँ, इससे पहले उन्होंने जिक्र किया है ना कि मौलवी करीमुद्दीन के तबकातुश शोराए हिंद के तबका चाहरुम में एक मुशायरे का जिक्र मिलता है, उनका जिक्र आपने देखा अभी। तो अब उसी से मवाद लेकर के यहाँ लिखना शुरू कर दिए कि अब देखिए कि मौलवी करीमुद्दीन किस तरह से मुशायरों को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, मेरा नाम करीमुद्दीन है, मैं पानीपत का रहने वाला हूँ। अब यहाँ पे एक याद रखने वाली बात यह है कि करीमुद्दीन कहाँ का रहने वाला था? पानीपत का, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये कस्बा दिल्ली से 40 कोस पर बजानिब शुमाल मगरिब वाक़ है और अपनी लड़ाइयों की वजह से तारीख़ में मशहूर है। आप जानते हैं कि पानीपत में बहुत सी जंगें हुई हैं, बताइए किसी एक जंग का नाम। तारीख़ में आप लोग अगर दिलचस्पी रखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पानीपत की पहली जंग, पानीपत की दूसरी जंग, पानीपत की तीसरी जंग, पानीपत में कई जंगें हुई हैं। तो पानीपत जो है काफ़ी मशहूर है। बहरहाल तो ये जो है दिल्ली से 40 कोस की दूरी पर है, ये भी याद रखिएगा। 40 कोस कितना, अंडरलाइन कर लीजिए, 40 कोस। अगर पूछा जाए कि पानीपत दिल्ली से कितनी दूरी पर है तो आपको लिखना होगा 40 कोस, ठीक है। बस चलिए, और पानीपत तारीख़ में क्यों मशहूर है? जंगों की वजह से। हाँ, और लड़ाइयों की वजह से। हम अच्छे खाते पीते लोग थे, मौलवियों का ख़ानदान था, लेकिन ज़माने की गर्दिश ने ऐसा पैसा क्या है ये, ऐसा दिख नहीं रहा है सही से, ऐसा पलटा क्यों होना चाहिए, क्या है आप लोगों की किताब में? ऐसा ही लिखा हुआ है सर। ऐसा पलटा के कौड़ी मोहताज हो गया, पलटा होना चाहिए वो, ठीक है, पैसा नहीं होना चाहिए। ऐसा पीछा होगा। हाँ, ऐसा पीछा की कौड़ी को महताज होगा। हाँ, ये सही है, सही। ऐसा पीछा, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पीसा बोलते नहीं हम लोग कि जौ के साथ गेहूँ भी पीस जाता है ना। तो गर्दिश, क्योंकि देखिए दिल्ली में और पानीपत में जंगें बहुत होती हैं, और उन जंगों में जो है उस ज़माने के जो ख़ानदान थे, जो अमीर थे, वो सब जो है अमीरों के साथ गरीब जो सब थे पिस गए, है ना। वहाँ पे ऊपर में ज़िक्र भी है कि बहुत से दिल्ली से सिधार गए, मतलब खुदा को प्यारे हो गए, जो है वो जाने के लिए तैयार है, बहुत चले गए हैं। तो वही है कि इन लोगों का ख़ानदान भी अच्छा खासा था,
अमीर थे, मौलवियों का ख़ानदान था, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि ये लोग कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो जाते हैं। कौड़ी पैसे का जो वैल्यू सिस्टम है उसका सबसे अदना सा हिस्सा को कौड़ी कहते हैं, ठीक है। तो कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो गए, जायदाद जब्त हो गई। अब जाहिर सी बात है ये जायदाद कौन जब्त करेंगे, ज़रा दिमाग लगाइए। अंग्रेज। अंग्रेज़ करेंगे। बहुत खूब, शाबाश। मेरे दादा साहब क़िबला एक मस्जिद में जा बैठे और अल्लाह अल्लाह करके गुजार दी। बोल रहे इनके जो दादा थे वो उस ज़माने में एक मस्जिद में बैठे और बस अल्लाह पर तवक्कल कर बैठे, ठीक है, और कुछ नहीं, बस सिर्फ अल्लाह की इबादत, बस, और कुछ नहीं, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। इस तरह से ज़िंदगी गुजार दी इनके दादा, ठीक है। जब ज़ब्त शुदा जायदाद के मुतालिक दरियाफ्त शुरू हुई तो तवक्कुल ने उनका दामन पकड़ लिया, अपनी जगह से न हिले। मतलब जो इनके पास जो दौलतें थीं, जायदाद वग़ैरह, तो इनके मुतालिक जब बात शुरू हुई कि चलिए जांच पड़ताल करें, या मान लीजिए अंग्रेज़ की तरफ से ये बात हुई कि जिनकी ज़मीनें हैं वो आकर के ले लें, तब भी ऐसा मामला आने के बाद भी जो है इनके दादा वो अपनी जगह से ना हिले। मतलब अब जो है सिर्फ तवक्कुल कहते हैं, अल्लाह पर एकदम भरोसा कर बैठना, ठीक है, अल्लाह के साथ लव लगा लेना। तो वो इस तरह से अल्लाह के साथ लव लगा लिए, इबादत में मशगूल हो गए कि अब इन चीज़ों से उनको कोई मतलब ना रही। नतीजा ये हुआ कि हमेशा के लिए रोटियों का सहारा खो बैठे। तो क्या हो गया, जाहिर सी बात है अच्छे घराने के लोग तो थे, लेकिन हालात की वजह से ये लोग अब रोटियों के मोहताज हो गए। मेरे वालिद सिराजुद्दीन मरहूम बमिसदाके इस्मत बीबी अज़्ब चादरी मुतवक्किल बने रहे और मस्जिद में ऐसे बैठे कि मरकर उठे। अब यहाँ पे इनके वालिद का क्या नाम है, सिराजुद्दीन इनके वालिद का नाम है, याद रखिएगा। अब ये कह रहे हैं जैसा कि इनके दादा उस ज़माने में मस्जिद में बैठे और इबादत करके ज़िंदगी गुजार दी, तो उसी तरह इनके जो वालिद साहब हैं मरहूम सिराजुद्दीन साहब, ये भी मस्जिद में इस तरह से अल्लाह से लव लगाए बैठे, इबादत में मशगूल हो गए कि सिवा जब वो मरे, जब उनका इंतकाल हुआ तब वो वहाँ से हटे। मतलब ये कहने का मतलब है कि दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहा। यहाँ पे एक मकूला है, इस्मत बीबी अज़्ब चादरी, इसका मतलब होता, ये तंज़िया एक मिसरा है, ये जुमला है तंज़िया, तंज़ करने के लिए, सरकास्टिक वे में। कब, जैसे मान लीजिए कि आपके पास जब कोई चीज़ ना हो और उसको आप एक बहाना बना लें, जैसे मान लीजिए अब उस ज़माने में एक आफत आई, अंग्रेज़ों ने ज़मीनें ज़ब्त कर लीं, अब इन लोग के पास कुछ नहीं रहा, तो ये लोग क्या किए, बस ये बहाना बना के कि छोड़ो दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, अल्लाह से लव लगाते हैं, तो उस चीज़ को एक बहाना बना के चले गए। तो ऐसे मौक़ों पर ये कहा जाता है कि इस्मत बीबी अज़्ब चादरी। अगर इसका लुग़वी माना हम लोग खोलेंगे तो इस तरह से निकला कि अगर औरत के पास चादर ना हो तो उनकी इज़्ज़त बची रहेगी। अब बताइए, अगर औरत के पास चादर ना हो, यानी कि पर्दा ना हो, ढकने को कपड़े ना हो, तो उनकी इज़्ज़त बची रह सकती है क्या? नो सर, बिल्कुल भी नहीं। तो ये तंज़ करने के लिए है, समझे ना। तो ये अपने अब्बू पे भी तंज़ कर रहे हैं, अपने वालिद मोहतरम पे तंज़ कर रहे हैं कि दादा तो मस्जिद में ज़िंदगी गुजार ही दिया अल्लाह अल्लाह करके, मेरे वालिद भी जो है उसी तरह अल्लाह से लव लगाए रहे, मरकर ही वहाँ से हिले। बात वाज़ेह है यहाँ तक कि मौलवी करीमुद्दीन Yes, sir. पानीपत का रहने वाला है, दिल्ली से 40 कोस की दूरी है, इनका ख़ानदान अच्छा खासा था, लेकिन हालात की वजह से ये लोग कौड़ी कौड़ी के मोहताज हो गए, अंग्रेज़ों ने ज़मीनें ज़ब्त कर लीं और इनके जो दादा थे वो बस मस्जिद में जा बैठे, इनके वालिद का भी वही हाल था, लिहाजा ये लोग रोटी के भी मोहताज हो गए। क्लियर? यस सर। बोलिए। तो ये इनके दादा का नाम क्या? इनके दादा का नाम नहीं है दादा यहाँ का नाम पे। सर? ऐसा नहीं आ सकता ना सर ये? हाँ, नहीं, दादा का नाम है नहीं तो आएगा कैसे? जो आपके मतन में है वही ना आएगा। उनके वालिद का नाम आप जहन में रखिए, ठीक है, वालिद का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, मैं 1237 हिजरी में ऐन ईद उल फित्र के दिन पैदा हुआ। अब देखिए आपके यहाँ डेट हिजरी में है तो हिजरी में याद रखिएगा। 1237 को अगर आप ईस्वी करना चाहें तो वो भी निकल जाएगा, लेकिन आपसे नॉर्मली हिजरी में दिया है तो हिजरी ही पूछा जाएगा, क्योंकि ईस्वी में एक साल इधर और उधर हो सकता है। तो हिजरी कहते हैं इस्लामिक सिस्टम को, ठीक है ना। जैसे अंग्रेज़ी में जैसे अभी 2021 है तो इसको कहते हैं
ये जॉर्जियन कैलेंडर कहते हैं, है ना। और जो इस्लामिक कैलेंडर है उसको हिजरी कैलेंडर कहते हैं। तो हिजरी के हिसाब से हम लोग नापते हैं। तो वो कब, कितनी हिजरी को पैदा हुए थे? 1237 हिजरी में पैदा हुए थे, एकदम ईद उल फित्र के दिन। मेरी तालीम इन्हीं दोनों बुजुर्गों के हाथों हुई। इन्हीं दोनों बुजुर्गों से मुराद कौन है? उनके दादा और उनके वालिद, ये दोनों, ठीक है। तो इनकी तालीम भी घर पे हुई यानी कि। लेकिन बेचैन तबीयत और ख़ानदानी झगड़ों ने आखिर पानीपत छुड़ाया। अब जाहिर सी बात है, बेचैन तबीयत के यहाँ पे कई मायने लिए जा सकते हैं कि घर में झगड़ों की वजह से, या जायदाद न होने की वजह से, या होता है ना कि जब मान लीजिए आप एक ख़ानदानी रईस हों, लेकिन अब जो है आपकी रईसी चली जाए तो जहन में जो है ना बेचैनी आ ही जाती है। तो चाहे जो भी समझा जाए यहाँ पे, वो बेचैन होकर के पानीपत को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। उस ज़माने में दिल्ली में इल्म का बड़ा चर्चा था, यानी कि ये पानीपत छोड़ के कहाँ चले जाते हैं? दिल्ली चले जाते हैं। जब वो छोटे थे तो उस ज़माने में दिल्ली में इल्म का बड़ा चर्चा था, इल्म के लिए वो बहुत मशहूर थे, ठीक है। हर फ़न के कामिलों से दिल्ली भरी पड़ी थी, हर सम्त इल्म के चश्मे जारी थे। अब कह रहे हैं कि जिस ज़माने में वो पानीपत छोड़े थे, उस ज़माने में दिल्ली में हर तरफ जो है इल्म का ही चर्चा हुआ करता था, ठीक है। जिधर देखिए उधर जो है फ़नकार मिलेंगे, जिधर देखिए उधर एक्सपर्ट मिलेंगे, इल्म की बातें हो रही है, इस तरह था, दिल्ली भरी हुई थी। मुल्ला की दौर मस्जिद तक, ये भी एक मकूला है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि मुल्ला कहाँ जाएगा? मस्जिद जाएगा। अब मान लीजिए अगर कोई क्रिकेटर है तो उसकी दौड़ कहाँ तक होगी? मैदान तक। तो उसी तरह अब ये इसलिए कह रहे हैं इस तरह से क्योंकि ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा ख़ानदान इल्म हासिल करने वाला ख़ानदान था, लिहाजा मुझे कहाँ जाना चाहिए? अगर मुल्ला मस्जिद जाएगा तो पढ़ने वाला कहाँ जाएगा? जहाँ पे इल्म मिले, है ना। तो अगर दिल्ली में इल्म का चर्चा था तो इनको तो दिल्ली ही आना था। इसीलिए कह रहा है कि मुल्ला की दौर मस्जिद तक, ये भी दिल्ली आ गए। मैं भी पानीपत छोड़ दिल्ली आ गया, ठीक है। शहर में छापे खाने नए नए चले थे। छापा खाना कहते हैं प्रिंटिंग प्रेस को, ठीक है। जैसे किताबें जहाँ पे छपती हैं ना, उसको छापा खाना कहते हैं। तो उस वक्त दिल्ली में छापे खाने नए नए बने थे, इब्तदाई दौर था। कापी नवेसी से गुजारा करता था। कापी नवेसी कहते हैं वो किताबत करना। जैसे मान लीजिए अभी जो ये हरूफ लिखे हुए हैं ना, तो ये तो लिखना पड़ता था ना पहले, तो ये जो लिखने का काम था इसी को कहते थे कापी नवेसी। क्लियर? तो जब वो आते हैं दिल्ली तो उस वक्त जो है दिल्ली में छापा खाना नया नया बन रहा था, उरूज का वक्त, इब्तदाई वक्त था। तो उस वक्त इनको काम मिल जाता है क्या? कापी नवेसी, यानी कि किताबत का, लिखने का। तो उसी से वो गुजारा करते थे। मेहनत मजदूरी के बाद भी ज़ौक़ इल्म हर हल्क़ाए दर्स में मुझे ले जाता। कह रहा है कि वो मेहनत मजदूरी करते थे उस ज़माने में भी। जैसे मान लीजिए अभी आप लोग पढ़ रहे हैं तो इस ज़माने में हो सकता है कि कोई बच्चा मेहनत करे, ठीक है, कोई पैसा कमा रहा है। तो ये कह रहा है कि मेहनत मजदूरी के बाद भी जो है मेरे अंदर में इल्म हासिल करने का जो शौक़ था, जो जज्बा था, ये मुझे हर महफिल में ले जाया करता था, ठीक है। जहाँ पे भी मान लीजिए अब ये मेहनत कर रहा है, कहाँ पे? छापा खाना में। लेकिन मान लीजिए कहीं पे मुशायरा है, ये चला गया मुशायरा में। कहीं पे कोई इल्मी गुफ्तगू हो रही है, वहाँ पे चला गया। बात वाज़ेह है? तो कौन उसको लेके जा रहा है? इल्म हासिल करने का जो जुस्तजू है। उसी ज़माने में दिल्ली कॉलेज की तंजीम जदीद हुई थी, तालिब इल्मों की तलाश थी। मैं भी 18 साल की उम्र में वहाँ शामिल हो गया। कह रहा है कि मैं जब दिल्ली में ही था उस वक्त दिल्ली में दिल्ली कॉलेज के नाम से एक इदारे का क़याम हुआ। दिल्ली कॉलेज जिसको बोलते हैं ना हम लोग, वो करीब 1824 में मेरे ख़्याल में अमल में आया था। तो दिल्ली कॉलेज में जो दिल्ली में जो कॉलेज बनी जिसका नाम था दिल्ली कॉलेज, उसमें इन्होंने भी दाखिला ले लिया। जैसे अभी मान लीजिए आप लोग 12वीं करने के बाद कॉलेज में जाएंगे, है ना। तो उसी ज़माने में दिल्ली कॉलेज का क़याम अमल में आया और इन्होंने भी दाखिला ले लिया। 16 रुपये वजीफ़ा भी मुकर्रर हुआ। वजीफ़ा मतलब तनख्वाह, पेंशन। 16 रुपये वजीफ़ा भी, पेंशन नहीं बोलेंगे यहाँ पे। इस वजीफ़ा का मतलब है स्कॉलरशिप, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट को पेंशन नहीं मिलता ना, स्कॉलरशिप मिलता है। तो 16 रुपये वजीफ़ा भी मुकर्रर हुआ और इस तरह मैंने इल्म की प्यास बड़ी हद तक बुझाई। यहाँ पे 2-3 बातों का आप जहन में रखिए
कि वो किस साल दिल्ली कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, 18 साल की उम्र में, ठीक है। और उनको वजीफ़ा कितना रुपया मिलता है, 16 रुपए। 16 रुपये। चलिए, तो कहता है कि जब मैंने दिल्ली कॉलेज में एडमिशन लिया, उसके बाद मुझे लगा कि इल्म की प्यास कुछ हद तक बुझी है। अब जाहिर सी बात है वो ग्रेजुएशन करेंगे वहाँ से। अब ग्रेजुएशन करेंगे तो वो अच्छा खासा मुताला कर लेंगे, इसलिए कह रहे हैं कि जब मैंने ग्रेजुएशन किया वहाँ से तो मुझे लगा कि चलो कुछ हद तक मैंने पढ़ाई की, लेकिन ये वह ज़माना नहीं था कि इल्म को इल्म के लिए हासिल किया जाता। अब उसके साथ गुजारे की एक बड़ी शिक लग गई थी। अब ये कह रहे हैं कि आज भी यही मामला है कि आज जब हम लोग इल्म हासिल करते हैं तो ये वो ज़माना नहीं है ना कि इल्म हासिल कर लीजिए और अगर आपके पास मुलाजिमत ना हो तो लोग ये कहे कि वो बहुत कामयाब है। कोई कहेगा क्या? नो सर। नहीं कहेगा। अगर हमारे पास इल्म हो लेकिन मुलाजिमत ना हो तो लोगों की नज़र में ये नाकामी है। गोया मुलाजिमत जो है वो सलाहियत की बुनियाद बन गई है। तो उसी का ज़िक्र वहाँ कर रहे हैं करीमुद्दीन कि मैंने इल्म तो हासिल कर लिया, लेकिन उस ज़माने में भी यही बात थी कि अगर वो मुलाजिमत हासिल न करते तो लोग कहते कि ये नाकाम हो गया है। गोया इनको एक शिक लग गई, मतलब एक ये कट जाएगा। आवाज़ क्लियर है? तो जिस तरह से अब हम लोग भी इल्म हासिल कर रहे हैं तो हमें भी एक ख़दशा रहता है, हम भी मुतफ़क्किर रहते हैं, सोचते रहते हैं कि मुलाजिमत तो हासिल करेंगे, है कि नहीं? एक टेंशन रहता है जहन में, तो उन्हें भी ये टेंशन लग गया था। आवाज़ बिल्कुल सही से नहीं आ रही है। हाँ, नेटवर्क का इशू होगा, लाइट चली गई है। अभी आवाज़ क्लियर है? आवाज़ क्लियर भी नहीं दिख रही। आवाज़ क्लियर नहीं है ना? आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? नहीं सर। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? सर। अभी दिख रहा है? सर दिख रहा है। अभी क्लियर है? जी सर। हाँ, Yes, असल sir. में वो लाइट चली गई है, वाईफाई डिस्कनेक्ट हो चुका है और ये अब मोबाइल नेटवर्क से चलाया जा रहा है काम। तो हो सकता है कि कहीं परेशानी हो, तो जब परेशानी हो तो ज़रूर बोलिएगा, ठीक है ना? आगे बढ़ूँ? यस सर। हाँ, तो वही कह रहे हैं करीमुद्दीन कि जैसे कि आज के ज़माने में भी यही बात है कि अगर आप तालीम हासिल कर लें और मुलाजिमत ना मिले तो लोगों की नज़र में आप उस तरह से वज़नदार नहीं कहलाएंगे। तो वो उस ज़माने की बात है, ये ऐसा नहीं कि आज के ज़माने में, आज भी वही हाल है। बहरहाल, इसलिए चंद दोस्तों के साथ मिलकर एक मतबा खोला। मतबा वही छापा खाना हम लोग आम ज़बान में बोलते हैं, मतबा उर्दू में बोलते हैं। मतबा माने प्रेस, ठीक है, किताब जहाँ पे छपती है। तो वो अपने चंद दोस्तों के साथ मिल कर के एक मतबा खोल दिया। काजी के हौज़ पर मुबारकुन्निसा बेगम की हवेली किराए पर ली। कहाँ पे? अब ये काजी का जिक्र आया है, नाम मुकम्मल शायद नीचे आ जाए, नहीं आने दिया है, सिर्फ अभी काजी कह के इशारा किया। अभी देखते आगे कौन काजी साहब हैं। तो उनके हौज़ किसे कहते हैं आप लोगों को पता है? दरिया को? दरिया असल नहीं है, हौज़ दरिया नहीं है असल में। हौज़ जो है वो उसको आप लोग समझने के लिए स्विमिंग पूल समझिए, ठीक है, नहाने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, यस सर। उस तरह से। हाँ, तो काजी के हौज़ के पास जो है मुबारकुन्निसा बेगम, किसकी हवेली वो किराए पर लेते हैं? नाम याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, मुबारकुन्निसा बेगम, ठीक है। इसकी हवेली किराए पर लेते हैं और वहीं पे अब क्या करते हैं? मतबा कायम करते हैं। अगर सवाल पूछ लिया जाए कि मौलवी करीमुद्दीन किसकी हवेली में मतबा कायम करते हैं? मुबारकुन्निसा। हाँ, मुबारकुन्निसा बेगम की हवेली, ठीक है, या किसकी हवेली किराए पर लेते हैं, तो दोनों ही सूरत में जवाब वही होगा। अरबी की मशहूर किताबों के तर्जमे छापे, लेकिन मतबा जैसा चलना चाहिए था न चला। कह रहा है कि अरबी ज़बान में जो मशहूर किताबें हैं उनका उर्दू में तर्जमा करके इन्होंने छापा, लेकिन प्रेस जिस तरह से चलना चाहिए था, यानी कि पैसा नहीं कमा पाया, सिंपल में है ना, वो काम तो किया लेकिन पैसा नहीं कमा पाया, नहीं चला वो प्रेस। ये उर्दू शायरी के शबाब का ज़माना था, बादशाह से लेकर फ़कीर तक सब इसी रंग में रंगे हुए थे। शबाब यानी कि एकदम जवानी का ज़माना, ठीक है। उर्दू
1857 से पहले का जो वक्त था, जैसा कि इस मुशायरे का जो जिक्र हो रहा है वो करीब उससे 10 साल पहले का जिक्र हो रहा है, तो उस वक्त उर्दू काफ़ी उरूज पर थी। ठीक है, तो यही कह रहा है कि चाहे वो बादशाह हो वो भी शायर, और जो फ़कीर है वो भी जो है शायरी को समझने वाला है। तो इस तरह से उर्दू की धूम थी। ठीक है ना। अब हम जानते हैं ना कि हमारे सामने में एक मुग़ल बादशाह, वैसे तो तकरीबन शायर गुज़रे हैं, लेकिन एक तो बहादुर शाह ज़फ़र, ये काफ़ी बड़े शायर थे और इनकी एक गज़ल बहुत मशहूर है। वो आपने सुना होगा ना कि उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। सुना है आप लोगों ने? नो सर। अच्छा, आप सुनिएगा। बहुत, तो ये भी शायर थे और उस ज़माने में जो है वो हर कोई उर्दू शेर व शायरी को समझते थे और पसंद करते थे, शौक़ से सुनते थे। ये वो ज़माना था, हर कोई जो है इसी रंग में रंगे हुए थे। ख़याल आया कि एक मुशायरा कायम करके शोरा के हालात और उनका कलाम तबाह करूं। अब जब इनका मतबा नहीं चला, छापाखाना नहीं चला, तो इनके ज़हन में फिर एक बात आई, करीमुद्दीन के जहन में, कि एक मुशायरा कायम करते हैं। मुशायरा कायम करने से भी जो है कुछ पैसा मिल ही जाता है, कमाई हो ही जाती है। तो ये सोच रहा था कि ऐसा करते हैं, एक मुशायरा कायम करते हैं और मुशायरे में जितने भी शायर आएंगे उनके हालात को और उनके कलाम को छाप देंगे। बात वाज़ेह है तो? यस सर। हाँ, अगर ऐसा सवाल आ जाए कि ख्याल आया कि एक मुशायरा कायम करके शोरा के हालात और उनका कलाम तबाह करूं, कि किनके जहन में ख्याल आया, तो आप क्या नाम देंगे? करीमुद्दीन। करीमुद्दीन। मुमकिन है कि इस तरह मतबा चल जाए। हाँ, कोई मसला नहीं है। करीमुद्दीन तो आपके इसमें लिखा है, लेकिन वो असल में मौलवी थे, मौलवी करीमुद्दीन। ठीक है, मौलवी करीमुद्दीन अहमद। बहरहाल चलिए, तो कह रहे हैं कि इनका वो जब अरबी की किताबों का तर्जमा कर रहे थे तो उस तरह से तो चला नहीं इनका मतबा। ठीक है, तो इस वजह मुशायरा करके शायरों के हालात को और उनके कलाम को छाप देंगे तो शायद मतबा जो है वह चल जाएगा। मुझे शायरी से न कभी लगाव था और न अब है, बल्कि शेर कहना मैं बुरा जानता हूँ, क्योंकि अहले इल्म का ये पेशा नहीं है। अब मौलवी करीमुद्दीन साहब कह रहे हैं कि देखिए, मैं ये जो मुशायरा कायम करना चाहता हूँ, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि मुझे शायरी बहुत पसंद है, मैं शायरी का मद्दाह हूँ इसलिए मैं ये मुशायरा कायम कर रहा हूँ, बल्कि इसलिए कि मेरा मतबा चल जाए। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं देखिए, शायरी से लगाव नहीं, और वो कह रहे हैं क्या कि अहले इल्म का ये पेशा नहीं है, यानी कि जो इल्म वाले लोग होते हैं वो ना शायरी करते हैं ना शायरी पसंद करते हैं, ये इनका कहना है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर उनका ऐसा कहना क्यों था उस ज़माने में? देखिए, एक तबका रहा है हमेशा से जो शायरी को पसंद नहीं करते हैं, जैसे कि शायरी हो या मौसीकी हो, यानी म्यूज़िक हो, इन चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं। उनका मानना होता है कि शायरी या मौसीकी जो है लोगों को कुफ्र की तरफ लेके जाता है। ठीक है, जैसे इब्न खल्दून अरबी के बहुत बड़े अदीब गुज़रे हैं, वो कहते थे कि मौसीकी शायरी जो है वो कुफ्र की तरफ ले जाती है। जैसे होता है ना कि आप गाना भी सुनते होंगे बॉलीवुड वगैरह में कि खुदा भी जब ऊपर से देखता होगा तो सोचता होगा, इतनी फुर्सत से बनाया तुझे, ये सोचता होगा। अब ये बहुत ही कुफ्रिया जुमला है कि नहीं? तो लोगों के जहन में ये बात होती है कि शायरी जो है वो गलत चीज़ है। बहरहाल ऐसा है नहीं। अब अगर किसी ने कोई शेर गलत कहा है तो हम उसे तर्क कर सकते हैं, है कि नहीं? मुकम्मल शायरी को तर्क करना, अगर किसी तालाब में एक मछली ख़राब है तो इसकी वजह से मुकम्मल तालाब की मछलियों को बाइकआउट कर देना ये मुनासिब है नहीं, है कि नहीं? चलिए, यस सर। तो ये मौलवी साहब जो है वो उसी कैटेगरी के लोग थे, इसलिए इनको शायरी पसंद नहीं। वह लोग जो मईशत से फारिगुल बाल हैं, अपना दिल बहलाने और हसरत निकालने के लिए शायरी करते हैं। कह रहे हैं कि जो रोज़ी रोज़गार से दूर हैं, ठीक है, और बहुत खुश हैं, फारिगुल बाल कहते हैं खुश रहने को, मईशत कहते हैं समझिए रोज़ी रोटी कमाने को, रोज़गार को। तो जब इन चीज़ों से लोग जब खुश हो जाते हैं, खुश रहते हैं, तो अपना दिल बहलाने या हसरत निकालने, यानी कि होता है ना कि कोई शौक़ से सुनता है और किसी के दिल में कोई ज़ख्म होता है, चोट लगी होती है, तो उस चीज़ को निकालने के लिए शायरी करते हैं।
ठीक है, हम लोग तो नॉर्मली आप जानते हैं ना कि आम लोग जो उर्दू नहीं जानते हैं सही से, उनका कहना होता है कि शायरी वो करते हैं जिनके दिल में चोट लगी होती है, जिनका दिल टूटा होता है ना। ऐसा आप लोगों ने भी सुना होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शायरी करने के लिए दिल का तोड़ना या ये क्या कहते हैं उसको, ज़ख्मी हो जाना, या मान लीजिए प्यार में धोखा खाना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। शायरी तो अखलाक को सुधारने का काम करती है, शायरी तो लोगों को जगाने का काम करती है, शायरी तो लोगों को समझाने का, लोगों को हंसाने का, लोगों को जो है लुत्फ़ अंदोज़ करने का काम करती है। शायरी लोगों को बहुत कुछ सिखाती है ना। अब अल्लामा इक़बाल ने कहा है ना, तू शाहीन है परवाज़ काम है तेरा, तेरे आगे आसमां और भी हैं। अब देखिए यहाँ पे हम बच्चों को यही वो कहते हैं कि हम शाहीन हैं, बहुत बुलंदी पर उड़ते हैं। अगर हम कहीं थक जाते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि नहीं, हमारी मंजिल बहुत ऊंचाई पर है। तो ये तो बहुत खूबसूरत शेर है कि नहीं। तो शायरी तो गज़ब गज़ब काम अंजाम देती है, तो सिर्फ दिल बहलाने की चीज़ नहीं है शायरी। क्लियर है? यस सर। अब फैज़ अहमद फैज़ का एक शेर मेरे जहन में आ गया, वो भी कि जिस खेत से दहका को मैसर न हो रोज़ी, उस खेत के हर खोशा गुंदुम को जला दो। कहते हैं कि अब हम मुल्क में रहते हैं और अगर किसानों को, गरीबों को अगर रोज़ी रोज़गार ना मिले, वो खुश नहीं है, खाना नहीं खा पा रहे हैं, तो उस मुल्क के पूरे सिस्टम को जो है ख़त्म कर दो, हटा दो, तोड़ फोड़ कर दो, दरहम बरहम कर दो। तो ये हमें समझाता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो सिर्फ दिल बहलाने की चीज़ नहीं है। लोगों का मुताला कम होता है, इसलिए उनका कहना होता है कि दिल बहलाने की चीज़ है, जबकि ऐसा नहीं है। क्लियर है ना? यस सर। आप में से कितने लोगों को शायरी पसंद है? मुझे सर। हमको सर। बस दो ही। देखिए, अगर शायरी आप लोगों को पसंद है तो मैं एक मशवरा दे दूं कि आप लोग इंस्टाग्राम पे जाके वो जो कोई भी उठ करके शेर बनाता है या कुछ पढ़ता है, उन लोगों को मत सुना कीजिए। अगर शायरी पसंद है तो रेख्ता पे जाइए, गूगल पे रेख्ता सर्च कीजिए, वहाँ पे बहुत से शायर मिलेंगे। किसी भी शायर को वहाँ जाके पढ़िए, वो मुस्तनद शुअरा होते हैं, ठीक है। ऐसे किसी को पढ़िएगा Yes, तो sir. फिर वही पढ़िएगा कि दिल टूटा है लेकिन आस छूटा नहीं है, वही सब फिर सुनने को मिलेगा। चलिए, मैं खुद आलिम हूँ, मैं खुद आलिम हूँ, मैं से मुराद कौन है? हाँ, करीमुद्दीन साहब। मैं खुद आलिम हूँ, मेरे बाप दादा आलिम थे, भला मैं तो इस किस्म की फजूलियात की तरफ तवज्जो भी ना करता, मगर क्या करूँ, ज़रूरत सब ख्यालात पर हावी हो गई और मुझे क़याम मुशायरा पर मजबूर किया। वो कह रहे हैं, देखिए वो कह रहे हैं कि देखिए मेरे बाप दादा सब आलिम थे और मैं ख़ुद भी आलिम हूँ, लिहाजा शेर व शायरी ये तो फजूलियात चीज़ हैं, इन पे तो मैं कभी भी तवज्जो न देता। लेकिन क्या करें, अब मतबा चल नहीं रहा है, रोज़ी रोटी का मामला है, पेट का मामला है, कुछ तो 2 रुपया कमाना पड़ेगा, लिहाजा मैं मुशायरा कायम कर रहा हूँ। ठीक है ना? चलिए। यस सर। लेकिन बड़ी मुसीबत यह है कि एक तो इस शहर में गरीब और ख़ासकर परदेसी गरीब को मुंह नहीं लगाते। इस शहर में यानी कि दिल्ली में कोई भी जो बड़े फनकार हैं, शायर हैं, वो गरीबों को मुंह ही नहीं लगाते, मतलब बात ही नहीं करते उस तरह से। और अगर कोई परदेसी है, बाहर से आया, तो उनके मुंह यानी कि उनसे बातचीत और भी नहीं करते हैं कोई, समझे। अब जैसा कि ये क्यों ना, परदेसी है, ये तो गरीब नहीं लेकिन परदेसी है ना, गरीब भी है। मौलवी करीमुद्दीन अभी तो गरीब भी है और परदेसी भी, क्योंकि वो पानीपत से आया है। तो अब इनके लिए मुश्किल ये है कि शायरों को किस तरह से मनाया जाए कि आप आइए मुशायरे में। दूसरे ये कि मेरी जान पहचान थी तो मौलवियों से, वो भला इस मामले में मेरा क्या साथ दे सकते थे। अब जो ये मुशायरा करेंगे तो जान पहचान भी तो चाहिए ना, कि इनको दावत देंगे, उनको दावत देंगे, किसी के पास जो दावत देने जाएंगे तो जान पहचान ना हो तो किस तरह से वो दावत कबूल करेंगे। और ये कह रहे हैं कि दोनों परेशानी, एक तो मैं परदेसी हूँ, गरीब भी हूँ, दूसरा ये कि मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ, सब मेरे जो भी जान पहचान किए हैं वो सब मौलवी हैं, तो परेशानी तो है। सोचते सोचते नवाब ज़ैनुल आबिदीन खान आरिफ पर नज़र पड़ी। अब ये सोच रहे कि किसके साथ किसकी मदद ली जाए, तो इनके जहन में एक नाम आया। किसका नाम आया? नवाब ज़ैनुल आबिदीन खान आरिफ। ये वही नवाब ज़ैनुल आबिदीन खान आरिफ हैं जिनके चचा
मिर्ज़ा गालिब हैं। मिर्ज़ा गालिब का नाम आप लोगों ने सुना है? यस सर। हाँ, मिर्ज़ा गालिब के भतीजे हैं ये, नवाब ज़ैनुल आबदीन खां आरिफ। चलिए, पर नज़र पड़ी, यानी कि इनके ज़हन में बात आई कि अरे हाँ, नवाब साहब तो हैं। उनसे 2-4 दफ़ा मिलना हुआ था, बड़े खुश अखलाक आदमी हैं, लाल कुएँ के पास एक हवेली है, उसको मदरसा भी कहते हैं, वहाँ रहते हैं। कोई 30 साल, देखिए अब ये नक्शा खींच रहे हैं कि नहीं, कैसे आदमी हैं वो? खुश अखलाक, यानी कि खुश इखलाक। खुश अखलाक का मतलब होता है कि हंस करके एकदम बिना किसी गुरूर के किसी से भी गुफ्तगू करना, ठीक है? उनको ये एहसास न दिलाना कि वो गलत है या हम सही हैं, मतलब हंसते हंसते प्यार से गुफ्तगू करने वाला इंसान, मेल जोल रखने वाला इंसान, इसको खुश अखलाक कहते हैं। लाल कुएं के पास एक हवेली है, उसको मदरसा भी कहते हैं, वहाँ वो रहते थे लाल कुएं के पास। 30 साल की उम्र है, गोरी रंगत, ऊंचा कद और नहायत जामा जेब आदमी है। उसकी रंगत कैसी, यानी कि चेहरे का या जिस्म का जो रंग है, जिसको हम लोग गोरा बोलते हैं ना, सफ़ेदी, तो वो गोरी रंगत के इंसान हैं। और कद ज़्यादा ऊंचा है, लंबा है, यानी कि और नहायत जामा जेब मतलब ज़्यादा कपड़ा पहनते थे। उस ज़माने के लोग तो ज़ाहिर ज़्यादा, अब हम लोग की तरह शर्ट पैंट तो नहीं पहनते होंगे, उन लोगों का कपड़ा ज़रा सा अलग होता होगा, तो ज़्यादा एकदम उम्दा कपड़ा पहन के रहते थे वो। तो एक नक्शा मिला ना हम लोगों को, कैसे इंसान थे, कहाँ रहते थे, कितनी उम्र थी, रंगत कैसी थी, कद कैसा था, है ना, कपड़ा किस तरह पहनता था, समझ में आया? यही है Yes, sir. कलमी तस्वीर, यही है, और इसका मकसद यही था कि ये यही सब खींचे। याद रखना है सर। हाँ, लाल कुएं के पास हवेली है, ये सब याद रखना है। नहीं नहीं, ये नहीं रखना है याद, जहाँ पे याद रखना होगा मैं बताऊंगा। जैसे नवाब ज़ैनुल आबदीन खां आरिफ को याद रखना है, ये गालिब के भतीजे हैं, ये याद रखिएगा। उनकी उम्र कितनी थी? 30 साल। 30 साल, बस इतना ही याद रखना है कि नवाब ज़ैनुल आबदीन खान आरिफ की उम्र कितनी थी? 30 साल। हाँ, इस जुमले को आप लोग पूरा ही अंडरलाइन कर लीजिए। कौन सा? कोई 30 साल की उम्र है, गोरी रंगत, ऊंचा कद और नहायत जामा जेब आदमी है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। जी, कोई कुछ कह रहे थे, बोलिए। सर भतीजे के भांजे सर। नवाब भांजा, भांजा नहीं, शायद भतीजा ही है वो। अच्छा, मैं देख लूँगा, ठीक है, मेरे जहन में अभी उतर रहा है, अब इसे मैं ग्रुप में कंफर्म कर दूंगा, ठीक है? मुझे लगता है शायद भतीजा है, हो सकता है कि भांजा हो, देख लेंगे। भतीजे थे सर। भतीजा ही थे भतीजा ना? था सर। हाँ, मेरे जहन में भी तो वही भतीजा ही है। अगर भांजा कोई कह रहा है तो मुझे देखना चाहिए, मैं देख लूँगा, ठीक है? चलिए, तो वो भांजे थे। बुक में भांजे। बुक में भांजे थे। फेसबुक को छोड़ दीजिए ना, मैं किताब देख के बता दूंगा, वो सब रहने दीजिए, ठीक है? कंफर्म कर दूंगा मैं। चलिए, अलबत्ता दाढ़ी भरकर नहीं निकली है, यानी कि अच्छा, दाढ़ी भी पढ़ते हैं उसको और दाढ़ी भी पढ़ते हैं, ठीक है? आज हम लोग दाढ़ी ज़्यादा पढ़ते हैं, दाढ़ी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना? बात वाज़े है? तो दोनों ही जुमला जो है, दोनों ही लफ्ज़ दुरुस्त है, दाढ़ी और दाढ़ी दोनों ही दुरुस्त है। तो भरकर निकलने का क्या मतलब है? यानी कि वो कलम कान के पास से लेकर के ठोड़ी में, वहाँ तक दाढ़ी नहीं आई है, सिर्फ ठोड़ी में दाढ़ी है, ठीक है? मतलब होंठ के नीचे, बस भर करके दाढ़ी नहीं आई थी अभी। ठोड़ी पर, ठोड़ी समझते हैं ना आप लोग, जहाँ पे वो जो नाक के नीचे होंठ, होंठ के नीचे ठोड़ी, जहाँ पे दाढ़ी होती है, उसको ठोड़ी बोलते हैं। तो ठोड़ी पर कुछ गिनती के बाल हैं, जिसको हम लोग क्या तो बोलते हैं, पुलपुलिया दाढ़ी, ऐसा कुछ बोलते हैं। वो कुछ ही दाढ़ी बस वो ठोड़ी में होती है ना? तो इससे भी अंदाज़ा हो गया कि दाढ़ी इनकी अच्छी खासी नहीं थी। गालिब के भांजे भी हैं। अच्छा, यहाँ भांजा लिखा हुआ है, चलिए इसको अंडरलाइन कर लीजिए, भांजे लिखा हुआ है, इसे मैं देख लूँगा। गालिब के भांजे भी हैं और शागिर्द भी, तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, गालिब के भांजे भी हैं और शागिर्द भी। मैं वैसे इसे कंफर्म करने के लिए देख लूँगा एक बार, लेकिन यहाँ भांजा लिखा हुआ है तो इसको आप लोग याद रखिए। चलिए, कुछ अरसे तक शाह नसीर से भी इस्लाह ली है। शाह नसीर उस वक्त जो है दिल्ली के उस्ताद शायरों में से एक थे। तो मतलब अपनी शायरी में नवाब आरिफ साहब जो थे वो गालिब से भी इस्लाह लेते थे और शाह नसीर से भी लेते थे।
बहरहाल उनकी मोहब्बत, उनकी शराफत और सबसे ज़्यादा उनके रसूख ने मुझे उनकी खिदमत में हाजिर होने और इस बारे में उनकी इमदाद हासिल करने पर मजबूर किया। इमदाद यानी मदद। ये कह रहा है कि वो इंसान तो बड़े अच्छे थे और उनकी वज़ाकत आपके सामने है, गालिब के भांजे भी थे, शागिर्द भी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चीज़ इनको मुतासिर की इनकी वो ये है कि नवाब साहब का यानी कि आरिफ का जो है पूरे दिल्ली में जान पहचान बहुत थी, मतलब लोगों से। अब गालिब के भांजे हैं अगर, तो ज़ाहिर सी बात है लोगों से भी जान पहचान तो होगी, है कि नहीं? यस सर। तो और इनको तो ऐसा ही कोई शख्स चाहिए था ना कि जिनको लोग जाने और उनको हम साथ लेके जाएं और दावत कबूल कर ले, है कि नहीं? अब मान लीजिए आरिफ साहब को अगर करीमुद्दीन लेकर के जाते गालिब के पास, तो गालिब को तो एक्सेप्ट करना ही पड़ता, है कि नहीं? तो इसीलिए ये इनकी खिदमत में हाजिर होते हैं, क्योंकि इनका जो है इनकी जान पहचान बहुत है इलाके में। एक रोज़ सुबह ही सुबह घर से निकलकर उनके मकान पर पहुंचा। मालूम हुआ कि वो हकीम एहसनुल्लाह खां साहब वज़ीर आज़म के मकान पर तशरीफ़ ले गए हैं। हकीम साहब का मकान सिरकी वालों ही में था। वापसी में दरवाजे पर दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि नवाब ज़ैनुलब्दीन खां आरिफ खां अंदर हैं। चौबदार के ज़रिए से इत्तला कराई, उन्होंने अंदर बुलाया। बड़ा आलीशान मकान है, सहन में नहर है। अच्छा, आप देखिए वो एक दिन जो है वही आरिफ साहब से मिलने के लिए एकदम सुबह ही निकल पड़े और वहाँ पे एक साहब हैं हकीम एहसनुल्लाह खां, उनके घर में जाते हैं। तो उनके घर में उनको मालूम चलता है कि आरिफ साहब जो है वो यहीं पे हैं। चौबदार कहते हैं, वो जिसको हम लोग ये कहते हैं चौकीदार कहते हैं, जो दरवाजे पे खड़ा रहता है, ठीक है, दरवाजे पे जो खड़ा रहता है, नौकर। चौबदार मतलब नौकर ही समझिए, ठीक है। संतरी, चौबदार, नौकर, ये सब ये दरवान, दरवान जिसको बोलेंगे हम लोग। तो चौबदार के ज़रिए से इत्तला कराई, यानी उनको बताया, जो दरवाजे पे खड़ा उनको कहा कि जाके बताइए कि मैं आया हूँ। तो उनको पता चला, उन लोगों को, एहसनुल्लाह खां और आरिफ को, तो उनको अंदर बुला लिया गया। बड़ा आलीशान मकान है। अब देखिए मकान का नक्शा किस तरह से वो खींचते हैं। वो जो एहसनुल्लाह खां साहब का मकान है वो किस तरह लिख रहे हैं, देखिए बड़ा आलीशान मकान है, सहन में नहर है। सहन किसे कहते हैं? घर के सामने का जो बड़ा सा खुला सा एरिया होता है ना, हाँ, आंगन को, उसको सहन कहते हैं। नहर तो जानते हैं कि वो जो हम लोग पानी के लिए बनाते हैं, अगर गंदे पानी के लिए बनाए तो नाली है, और अगर साफ पानी के लिए बनाए तो वो नहर है, ठीक है। सामने बड़ा चबूतरा है। अब एक एरिया बना के रखा है जिस पे बैठने उठने के लिए बनाया। चबूतरे पर बड़े बड़े दालान दर दालान हैं। दालान कहते हैं बालकोनी को, आज बालकोनी जिसको कहते हैं उसको दालान कहते हैं। तो वहाँ पे चबूतरे पे बैठने के लिए बनाया गया है सब। मकान खूब आरास्ता पैरास्ता है। आरास्ता पैरास्ता का मतलब होता है सजा हुआ, खूब सजा हुआ है। हर चीज़ से इमारत टपकती है, खूबसूरती, ये इस इमारत मतलब है खूबसूरती। और सामने गाँव तकिए से लगे नवाब साहब बैठे थे। गाँव तकिया वो जो सोफे पे रखते हैं और जिस पे हम लोग थोड़ा धसान देते हैं, या गोल जैसा होता है, जहाँ समझ पा रहे हैं आप लोग? यस सर। हाँ, तो उस तकिए से नवाब साहब बैठे थे। देखिए आप घर का नक्शा किस तरह से खींचा है इन्होंने। अगर कोई मुसव्विर होगा तो इन लफ्ज़ों को जोड़ के एक नक्शा बना देगा। इसी को कहते हैं कलमी तस्वीर। मैंने तो उनको पहचाना भी नहीं, सूख कर कांटा हो गए थे और चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थीं। किनको इन्होंने नहीं पहचाना, बताइए ज़रा? हाँ, ज़ैनुल आबिदीन खां आरिफ को नहीं पहचाने। सूख के कांटा हो गए, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ गई हैं 30 साल की उम्र में। मैंने सलाम करके कैफियत पूछी। कहने लगे, मौलवी साहब क्या कहूँ, कुछ दिल बैठा जाता है। बज़ाहिर कुछ मरज़ भी मालूम नहीं होता। इलाज कर रहा हूँ मगर बेनतीजा। भाई अब हमारे चल चलाओ का ज़माना है। कुछ दिनों दुनिया की हवा खा रहे हैं, मगर ये तो कहिए आज आप किधर निकल आए। अब जब करीमुद्दीन साहब उनसे पूछते हैं कि आप कैसे हैं, तो वो कहता है कि पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बीमारी तो कुछ नहीं है, लेकिन सूखे जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि दिल उठता जा रहा है, उचाट हो रहा है। शायद मरने का वक्त करीब आ चुका है। बहरहाल जो दिन दुनिया में है गुजार लें, हवा खा रहे हैं। लेकिन ये बताइए आप कैसे इधर आ गए मुझसे मिलने के लिए? मैंने वाक़यात का इजहार करने के ज़रूरत बयान की। थोड़ी देर तक सोचते रहे, फिर एक
आह भरकर कहा, मियाँ करीमुद्दीन, तुमको बात तो अच्छी सूझी है, मगर भाई इसका निभाना मुश्किल है। यानी कि जब उनसे पूछा गया कि तुम क्यों आए हो, तो वो बताए कि मुझे मेरे जहन में ये बात है, मैं मुशायरा करना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे मदद की ज़रूरत है आपकी। तो वो अब एक आह भर के कह रहे हैं। आह क्यों भर रहे हैं? क्योंकि वो बीमार है कि नहीं? अब वो मदद नहीं कर सकते, इसलिए वो आह भर के, यानी कि अफसोस में, उदास होकर आवाज के। नहीं आ रही है। आवाज़ नहीं जा रही है? किसी को नहीं जा रही है? आ रही है सर। अच्छा, थोड़ा सा और इसको पढ़ के उसके बाद हम लोग रोक देंगे। इसका बस जुमला सब देख लें। आवाज़ जा रही है ना? तो यस सर। हाँ, तो आरिफ साहब कहते हैं बहुत अफसोस के साथ कि मियाँ करीमुद्दीन, तुम तो बहुत अच्छा सोचे हो कि मुशायरा होना चाहिए, लेकिन इस मुशायरे का निभाना बहुत मुश्किल है। यानी अगर हम मुशायरा के लिए काम शुरू कर दें तो इसको तकमील तक पहुंचाना बहुत मुश्किल होगा। अब जैसे क्या है, तुम्हें खबर नहीं, दहली के पहले मुशायरों ने क्या कुछ दिलों में फ़र्क डाल दिए हैं। दिल तो मेरा भी चाहता है कि मरते मरते एक ऐसा मुशायरा देख लूं जिसमें यहाँ के सब कामिलीन फ़न जमा हो जाएं, मगर मुझे ये बैल मंढे चढ़ती मालूम नहीं होती। अच्छा, तुम भी कोशिश करो, मैं भी करता हूँ, मुमकिन है कोई सूरत निकल आए। कह रहे हैं ये आरिफ साहब कि देखो, ये मुश्किल है, इस तरह का मुशायरा अब होना तो मुश्किल है, क्योंकि इससे पहले जो मुशायरे हुए उसमें जो शायर थे उनके दरमियान जो फ़र्क पैदा हो गया, हो सकता है कोई झगड़ा हो गया हो, कोई रंजिश हो गई हो, जहाँ पे एक्सपर्ट्स होते हैं वहाँ होता है। तो ये कह रहा है कि जब ये मामला आ चुका है, जब रंजिश है दिलों में, तो मुशायरे का कामयाब होना बहुत मुश्किल है। बैल का मंढे चढ़ना मतलब बैल को शांत करना, ठीक है। हम लोग इस तरह उस वक्त बोलते हैं जब किसी मुश्किल काम के तय होने के आसार नज़र नहीं आते, तब हम लोग कहते हैं कि ये जो है ना, बैल मंढे चढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि ये काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ये मुहावरा है। तो ये कहता है चलो कोई बात नहीं है, तुम कोशिश करो, मैं भी कोशिश करता हूँ, देखें काम अगर बन जाए तो अच्छी बात है। हाँ ठहरो, हकीम साहब को आने दो, एक तजवीज़ जहन में आई है, अगर चल गई तो मेरी भी आखिरी तमन्ना पूरी हो जाएगी और तुम्हारा भी काम निकल जाएगा। हम ये बातें कर ही रहे थे कि हकीम साहब निकल आए। अब ये क्या कह रहे हैं कि आरिफ साहब जो है वो मशवरा दे रहे हैं कि ठीक है, बहुत मुश्किल काम तो है मुशायरा का क़याम, लेकिन मेरे जहन में एक बात है। तजवीज़ यानी मशवरा, राय, प्रपोज़ल, एक तजवीज़ है, और वो ये कि अगर ये तजवीज़ अमल में आ जाए तो दोनों का काम बन जाएगा। मरते मरते हम भी मुशायरा देख लेंगे और तुम्हारे लिए काम भी बन जाएगा। तो हकीम साहब से वो तजवीज़ उनको पेश करनी थी और हकीम साहब आ गए। हकीम का नाम क्या है, बोलो पूरा। ऊपर में हम लोगों ने देखा था, आवाज़ क्लियर है? एहसानुल्लाह खान। हाँ, हकीम एहसानुल्लाह खान, जो कि वज़ीर आज़म है, ठीक है। कहाँ गया, नीचे चले गए, निकल आए। हाँ ठहरो, हकीम साहब निकल आए। अब देखिए कि हकीम साहब के बारे में किस तरह लिख रहे हैं। गोरे चिट्टे आदमी हैं, सफ़ेद भरी हुई दाढ़ी, गोल चेहरा, उसमें कुछ कुछ चेचक के दाग। चेचक समझते हैं ना, जिसको हम लोग मीज़ल्स कहते हैं, खेसरा। चेचक के दाग, आँखों से जहानत टपकती थी, सर से पाँव तक सफ़ेद लिबास पहने हुए थे। फ़न तिब में, यानी कि मेडिसिन में, फ़न तिब में कामिल और तारीख़ के आलिम हैं। मैं आदाब बजा लाया। अब इंसान का वो हुलिया खींच के बाद क्या कह रहे हैं कि मैं आदाब बजा लाया, यानी कि मैंने सलाम किया, मेरी तरफ मुस्कुराकर देखा और नवाब साहब से कहा, आपकी तारीफ़ कीजिए। उन्होंने कहा, ये मेरे कदीम मिलने वाले में से हैं। मतलब जब वो हकीम साहब आए और इन्होंने सलाम किया तो हकीम साहब जो है आरिफ साहब से पूछते हैं कि इनकी तारीफ़ कीजिए। तो वो कहते हैं कि ये मेरे कदीम मिलने वालों में से हैं, खुद शायर नहीं मगर शेर फहम हैं। आजकल ख्याल पैदा हुआ है कि शोराए दहली का एक तज़किरा लिखें और उसमें उनके हुलिये और उनके कलाम के नमूने दिखाएं। ये तज़किरा कहते हैं वही जब किसी भी शायरों के बारे में मुख्तसरन बयान किया जाता है और उनके कलाम को पेश किया जाता है, और ऐसे बहुत से शायरों के पेश करके किताब बनाई जाती है, तो उस किताब को तज़किरा कहा जाता है। तो यहाँ पे हकीम साहब के सामने में वो तारुफ करवा रहा है कि इनके जहन में है कि दिल्ली के शायरों का एक तज़किरा लिखे। मुझसे मशवरा करने आए थे, आप जानते हैं कि मुझे इन चीज़ों से इश्क है।
अब अपना आखिरी वक्त है, जी चाहता है कि पुराने रंग का एक मुशायरा और देख लूं, अगर आप मदद फरमाएं तो ये मुश्किल आसान हो सकती है। अब एक तो करीमुद्दीन साहब का वो तारुफ भी करवा दिए और फिर ये भी कह दिए कि आप तो जानते हैं कि मुशायरों से मुझे भी इश्क है, तो आखिरी वक्त है, चूँकि ये बीमार भी है, तो कह रहे मेरा आखिरी वक्त है, चाहते हैं कि ये काम हो जाए, अगर आप मदद करें तो ये हो सकता है। हकीम साहब कहने लगे, मियाँ आरिफ, खुदा के लिए ऐसी मायूसी की बात ना क्या करो, अभी जवान हो, इंशाअल्लाह खुद तबीयत मर्ज़ पर गालिब आ जाएगी, और तुम्हें मर्ज़ ही क्या है, वहम ही है। मगर हाँ, ये तो बताओ तुम मुझसे किस किस्म की मदद चाहते हो। अब जब वो कहे कि मरने का वक्त है, तो अब जाहिर सी बात है, दोस्ती है, तो वो कह रहे हैं कि ऐसी बात मत करो, अभी 30 साल की उम्र है, ठीक है, बीमारी है, ठीक हो जाओगे, टेंशन की बात नहीं है। फिर पूछते हैं कि किस तरह की मदद मुझे करनी है, ये बताओ। नवाब साहब ने कहा, नवाब यानी आरिफ साहब कहते हैं, हकीम जी और कुछ नहीं, इतना कर दो कि मियाँ करीमुद्दीन को बारगाहे जहाँ पनाह ही तक पहुँचा दो। मैं खुद जाता मगर हिम्मत नहीं होती। मैं इनको सब कुछ समझा दूंगा, अगर हज़रत ज़िलुल्लाह अपना कलाम भेजने पर राज़ी हो गए तो मुशायरे का जम जाना कोई मुश्किल काम नहीं। अब क्या मदद मांगे हैं, मदद समझ में आ रहा है आप लोगों को कि क्या मदद चाह रहे हैं ये आरिफ साहब? यस सर। वो कह रहे हैं कि ऐसा कीजिए, करीमुद्दीन साहब को ले जाके बादशाह सलामत से मिला दीजिए। ये बादशाह सलामत गालिबन अभी बहादुर शाह ज़फ़र ही निकलेंगे आगे, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि बस बादशाह से आप मिला दीजिए, अगर बादशाह सलामत से मिल करके ये तजवीज़ रख दी और बादशाह मान गए, और अगर अपना कलाम यानी कि अपनी शायरी भी अगर कम से कम भेज दे, अगर वो ना आए तो अगर अपनी शायरी भी अगर भेज दे तो मुशायरा कामयाब हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। और अगर बदकिस्मती से इनकार हो गया तो फिर मुशायरे का ख्याल करना ही फजूल है। यानी अगर बादशाह सलामत इनकार कर देगा, छोड़ो ये सब नहीं होगा, तब तो फिर बादशाह मुशायरे का क़याम फजूल ख्याल होगा। और अगर हाँ, कम से कम अगर अपने कलाम को भेज दे तो मुशायरा जम जाएगा। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, मुशायरा जम जाएगा तक, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर कल देखेंगे, क्योंकि लाइट भी नहीं है, परेशानी हो रही है। ठीक है, यहाँ तक पढ़ाया गया, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके आगे कल हम लोग, कल तो नहीं, अगली क्लास में हम लोग तेज़ी से आगे निकलेंगे, ठीक है। आप लोग पढ़ के आइएगा, मतलब इसके आगे के हिस्से को भी पढ़ के आइएगा आप लोग, ठीक है।